नमस्ते। आज के इस खास सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस कविता पर बात करने वाले हैं ना, वो सच में बहुत ही गहरी और खूबसूरत है। जरा सोचिए, मिट्टी में पसीना बहाने वाले एक किसान की मेहनत और एक बंद कमरे में खामोशी से शब्दों को पिरोने वाले एक कवि की रचना। क्या इन दोनों के बीच कोई आत्मिक रिश्ता हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और आज हम उसी यात्रा पर निकलेंगे, जहां प्रकृति और कला आपस में इस तरह घुल मिल जाते हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए सीधा इस विचार की गहराई में उतरते हैं। क्या सचमुच एक कागज का पन्ना किसी किसान के खेत जैसा हो सकता है? मतलब जहां किसान मिट्टी में बीज बोता है, वहीं एक कवि कागज पर अपनी भावनाओं के बीज बोता है। सुनने में ये बात जितनी सरल और आम लगती है ना, असल में ये उतनी ही दार्शनिक है। ये खेती के पसीने वाले जमीनी काम को कविता रचने की उस अमूर्त बेहद सुंदर कला के साथ जोड़ देती है। आज की हमारी इस चर्चा का जो रास्ता रहेगा वो कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम कविता और खेती के इस कनेक्शन को समझेंगे, फिर हम कवि को थोड़ा करीब से जानेंगे, उसके बाद इस पाठ की बिल्कुल सरल व्याख्या होगी, फिर हम इसके मुख्य विचारों पर बात करेंगे, कुछ बहुत ही ज़रूरी पंक्तियों का अर्थ समझेंगे और अंत में निष्कर्ष के साथ कुछ अभ्यास प्रश्न भी देखेंगे जो आपकी परीक्षा में बहुत काम आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, जहां हम कविता और खेती के इस गहरे संबंध को समझेंगे। देखिए, प्रकृति हमेशा से ही साहित्य को प्रेरणा देती आई है। अगर हम सृजन की पूरी प्रक्रिया को देखें तो मन के किसी बहुत गहरे कोने में कोई विचार या भावना जन्म लेती है और फिर वो धीरे धीरे एक पूरी कविता का रूप ले लेती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक छोटा सा बीज बोते हैं और वो एक विशाल पौधे में बदल जाता है। ये सिर्फ एक तुलना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरा रूपक है जिसे हमें समझना है। अब आते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, जहां हम इस रचना के पीछे के व्यक्ति यानी हमारे कवि को जानेंगे। किसी भी कविता की असली आत्मा तक पहुंचने के लिए ना उसे लिखने वाले को जानना बहुत जरूरी होता है। महान कवि उमाशंकर जोशी जी की काव्य यात्रा को अगर आप देखें तो वो भारतीय साहित्य में हमारी पुरानी परंपराओं और आज के यथार्थ यानी रियलिटी के बीच एक बहुत मजबूत पुल की तरह खड़े हैं। कालिदास और भवभूति जैसी प्राचीन परंपराओं से लेकर 20वीं सदी की आधुनिक आवाज बनने तक का उनका सफर वाकई अद्भुत है। आज़ादी की लड़ाई में उनका हिस्सा लेना, जेल जाना, इन सब अनुभवों ने उनकी कविताओं को आम जिंदगी की सच्चाई से बहुत गहराई से जोड़ दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी बात आखिर बनती कैसे है। अब हम इस पाठ की सरल व्याख्या समझेंगे। आइए इस मुख्य रूपक को या मेटाफर को थोड़ा स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। यहाँ किसान और कवि के काम की एकदम सीधी तुलना है। जो भौतिक खेत है वो असल में कवि का वो कागज का पन्ना है। जो बीज किसान बोता है वो कवि के मन में उठी एक भावनात्मक आंधी या क्षण का बीज है। जैसे खेत में पानी और खाद डाली जाती है, बिल्कुल वैसे ही कवि कल्पना के रसायनों का इस्तेमाल करता है। फिर पौधे के अंकुर की जगह शब्दों के अंकुर फूटते हैं और अंत में एक पकी हुई फसल की तरह एक शाश्वत, कभी न मिटने वाली कविता जन्म लेती है। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है ना, वो है सृजन का ये रासायनिक समीकरण। जरा ध्यान दीजिए कि कैसे क्षण का बीज कल्पना के रसायनों को पीकर पूरी तरह से गल जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कवि के अहम यानी ईगो का खत्म हो जाना। जब कवि के अंदर का मैं खत्म हो जाता है और उसकी भावना सबके लिए एक समान हो जाती है, तभी असल में शब्द के अंकुर फूटते हैं और एक सच्ची कला जन्म लेती है। अब हम आ गए हैं चौथे हिस्से पर, जहां हम इस पूरी कविता के मुख्य विचारों को और कला की अमरता को समझेंगे। इस कविता का जो सबसे गहरा संदेश है वो है एक भौतिक फसल और एक शाश्वत फसल के बीच का अंतर। देखिए, किसान की जो फसल होती है ना, वो एक सीमित समय के लिए होती है। उसे काटा जाता है, बांटा जाता है और वो खत्म हो जाती है। लेकिन साहित्य की जो फसल है वो अनंत है। कविता का रस अब जितना बांटेंगे वो उतना ही बढ़ेगा, वो जरा भी कम नहीं होता। पीढ़ियों दर पीढ़ियां लोग इसे पढ़ते हैं और इसका आनंद लेते रहते हैं। चलिए अब हम सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। परीक्षा के नजरिए से इन खास पंक्तियों की गहराई में जाना बहुत लाभदायक होगा। तो सबसे अहम बात जो यहाँ समझनी है वो इन पंक्तियों में है। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना। कवि ने कितनी सरलता से एक चौकोर कागज को अपना खेत मान लिया है। आगे वो कहते हैं, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया। यहाँ वो अंधड़ असल में विचारों और भावनाओं का एक तूफान है जो अचानक से मन में उठता है और बस एक ही पल में कविता का बीज बो देता है।
और यही रचना प्रक्रिया आगे चलकर एक अक्षय पात्र का रूप ले लेती है। रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। अक्षय पात्र का मतलब समझते हैं ना, एक ऐसा बर्तन जो कभी खाली नहीं होता। एक महान कविता बिल्कुल उसी बर्तन की तरह होती है जिसमें से रस और आनंद की अमृत धाराएं हमेशा बहती रहती हैं। आप इसे 100 साल बाद भी पढ़ेंगे तो भी ये उतना ही सुकून देगी। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, निष्कर्ष और आपके अभ्यास के लिए कुछ जरूरी प्रश्न। इस पूरी यात्रा को अगर हम समेटें तो छोटा मेरा खेत सिर्फ खेती के बारे में नहीं है। ये भावनाओं के अंकुरित होने और एक ऐसी रचना के जन्म लेने की कहानी है जो हमेशा जिंदा रहेगी। सच्ची कला ना एक सुंदर फसल की तरह हमारी आत्मा को हमेशा के लिए पोषित करती है। ये कविता हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि भौतिक चीजें भले ही एक दिन मिट जाएं, लेकिन एक सच्चा विचार और एक सच्ची कला हमेशा अमर रहती है। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले बोर्ड परीक्षा की तैयारी को और भी पक्का करने के लिए इन 2 सवालों पर जरूर विचार कीजिएगा। पहला, चौकोर खेत का क्या महत्व है, और दूसरा, इस कविता में कल्पना के रसायन कैसे काम करते हैं। इन दोनों सवालों के जवाब आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण में ही छिपे हैं। इन पर थोड़ा चिंतन करें, इन्हें अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करें। इसी के साथ आज का ये शानदार सत्र यहीं समाप्त होता है। खूब मन लगाकर पढ़ते रहें और हमेशा आगे बढ़ते रहें।